जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। इससे पहले अपने 9 टेस्ट हो चुके हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो 9 टेस्ट देख सकते हैं जो आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक। अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना, अधिगम के संप्रत्यय का निर्माण। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण और समस्या समाधान जिस घटक के से प्रतिपादित किए गए हैं वो कौन सा है। अधिगम का जो संप्रत्यय है इसका निर्माण और समस्या समाधान कौन जो संप्रत्यय है वो किससे प्रतिपादित किया गया है। संज्ञानात्मक से, व्यवहारवादी से, फैकल्टी मनोविज्ञान से या प्रतीकवादी मनोविज्ञान से, कौन से किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए सूझ और समस्या समाधान किसने बताया था। गेस्टाल्टवादी जो कौन से माने जाते हैं वो सूझ को अपना एक बताते हैं कि समस्या समाधान में सूझ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वो कौन से थे, संज्ञानवादी। व्यवहारवादी कौन से थे, जो अपने थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर, ये व्यवहारवादी में आते हैं। फैकल्टी मनोविज्ञान का कोई नहीं है, प्रतीकात्मक मनोविज्ञान का इसमें कोई रोल नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अब अंतर्दृष्टि अधिगम है वो किसका परिणाम है। पुनर्बलन का, उद्दीपक अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षण का या उद्दीपक सामान्यीकरण का, किसका जो अधिगम परिणाम होता है। अंतर्दृष्टि पूछ रहे हैं यहाँ पे, अंतर्दृष्टि पूछ रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ अपने मनोविज्ञान में बहुत से जो हैं परिवार हैं जिनमें व्यवहारवादी है, प्रकार्यवादी है, संज्ञानवादी है, संरचनावादी भी हैं। तो ऐसे बहुत से परिवार हुए हैं, लेकिन उनमें से अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग अपना जो सिद्धांत दिया है उनके आधार पर बच्चों को, यानी बच्चा कैसे सीखता है उसके आधार पर उन्होंने बताया। तो पुनर्बलन किन्होंने बताया था, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो दिया था C.H. हल ने। और सबसे ज़्यादा पुनर्बलन को महत्व किसने दिया है, स्किनर ने। किसने दिया है, स्किनर ने इसको महत्व दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया का है, उद्दीपक अनुक्रिया किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और उन्होंने क्या बोला था कि जैसे अगर अपन किसी बच्चे को उद्दीपक देते हैं, जैसे अपन किसी को सिखाना चाह रहे हैं और उसे सिखाने के लिए अपन उसको जैसे पुनर्बलन देकर सिखा रहे हैं या फिर उसको कुछ पुरस्कार वगैरह देकर सिखा रहे हैं तो वो जल्दी सीखेगा। तो ये किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। समग्राकृति प्रत्यक्षण ये किसने दिया था, ये गेस्टाल्टवादी ने दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि गेस्टाल्ट शब्द जो आया है उसका अर्थ ही क्या होता है, समग्राकृति इसका अर्थ होता है। और ये किसने दिया था, ये दिया था जो वर्दीमर कोलर कोफ्का है, उन्होंने उनके आधार पर उन्होंने क्या बोला था कि समस्या समाधान के समय अपने अंदर एक अचानक से एक सूझ उत्पन्न होती है जिसे अपन अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो ये यहाँ पे C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम कौन सा है। अचानक समाधान करने वाले सिद्धांत का नाम कौन सा है। संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का अधिगम या सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्षम भूल का सिद्धांत, अनुबंधन, कौन सा है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए कि समस्या की अचानक जो समाधान होता है वो किससे होता है, वो सूझ से होता है। सूझ मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। सूझ का सिद्धांत वैक्स, वर्दीमर, कोलर, कोफ्का ने दिया था जो गेस्टाल्टवादी थे। और उन्होंने एक जो है इसका जो प्रयोग किया था वो एक चिंपांजी पर किया था, उसके चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि सूझ से बच्चा जल्दी सीखता है। प्रत्यक्षम भूल का सिद्धांत ये किसने दिया था, प्रत्यक्षम भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। अनुबंधन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसने माना है, यह माना है पावलोव ने। और इसी के आधार पर पावलोव को क्या कहा जाता है, अनुबंधन या गोचर का पिता इसको माना जाता है। किसको, पावलोव को। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं अपन, निम्न में से कौन सा कारक, निम्न में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। इनमें से कौन सा कारक है जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं है या है। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं से होता है और आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वो यही देता है कि कौन सा नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या अनुभव, कौन सा जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें कौन सा आएगा, बुद्धि करता है, बुद्धि होगी तभी सूझ होता है। प्रत्यक्षीकरण, अपने सामने कौन सी जो है समस्या है
उसका समाधान अपने को कैसे करना है, तो वो प्रत्यक्षीकरण होना भी जरूरी है, और अनुभव, उस समस्या का अनुभव अपने को होना जरूरी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसमें व्यक्तित्व का कोई रोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अंतर्दृष्टि या सूझ की विशेषता नहीं है, कौन सी? आकस्मिकता। तो आपको पता होना चाहिए आकस्मिकता होती है, अचानक सूझ आती है। नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, अनुक्रिया की सहजता में होना, या भविष्योन्मुखी सोच, कौन सी नहीं है? यहाँ पर भी अपने को नहीं पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो नहीं कौन सी है? नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, सही है, क्योंकि नवीन जो परिस्थितियां होंगी उनमें अपने सामने समस्या उत्पन्न होगी, और समस्या के समाधान के लिए अपने अंदर दिमाग में सूझ आएगी, तो ये भी सही होगा। अनुक्रिया की सहजता से होना, तो अनुक्रिया का सहजता से होना, जैसे कोई समस्या आ रही है उसको धीरे धीरे हल कर रहे हैं और वो हल होती जा रही है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भविष्य उन्मुख सोच, क्योंकि सूझ में कभी भी भविष्य के लिए सोच नहीं होती, भविष्य के लिए कोई सोच नहीं हो कि समस्या समाधान के समय सूझ उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कोहलर ने विकसित किया है। अब पूछ रहा है कोहलर का सिद्धांत कौन सा है? एसआर बॉन्ड सिद्धांत, इनसाइट सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत, या कंडीशनिंग सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत दिया था कोहलर? तो आपको पता होना चाहिए कोहलर कौन था। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है कौन सा? इनसाइट सिद्धांत। इनसाइट सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ऐसे क्वेश्चन सी टेट वगैरह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अंतर्दृष्टि, इनसाइट आ गया वो क्वेश्चन जो अपना पिछले वाला क्वेश्चन था, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का अर्थ क्या है? अब इसके आधार पर जो अधिगम सिद्धांत का अर्थ अपने को पूछ रहा है वो कौन सा है? अधिगम के लिए विचार, तर्क एवं बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिकताओं की आवश्यकता होती है? जी नहीं, अधिगम के लिए ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि अधिगम वो भी करता है जिसमें निम्न बुद्धि होती है, निम्न तर्क शक्ति होती है, तो वो भी अधिगम करता है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहाँ समस्या का विभिन्न प्रयास द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवहारवादी है, वो गेस्टाल्टवादी है। इन्होंने अधिगम के बारे में कुछ बताया नहीं है कि व्यवहारवादियों ने तो ये बोला है कि बच्चा बार बार अनुक्रिया करके फिर उसमें जो सही अपनी अनुक्रिया है उसको चुनकर फिर सीखता है, लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि बच्चा सिर्फ अपनी सूझ के आधार पर सीखता है। तो ये दो ऑप्शन तो अपने कट हो गए। थर्ड ऑप्शन आ रहा है अपना, अधिगम जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सबूतों को देखने एवं उनके संचार की नकल करने से होता है, तो ये अनुकरणात्मक हो गया, इसमें भी कोई नहीं होगा, ये भी कट हो जाता है। एक प्रकार से अधिगम या समस्या का हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों से संबंध हो, समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया, अचानक सडनली जो अपने दिमाग में थिंकिंग आती है वो क्या होती है? अंतर्दृष्टि या सूझ होती है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? तो आपको पता होना चाहिए थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, और इनके आधार पर इन्होंने कितने 5 तो गौण और 3 मुख्य नियम बताए थे। 5 गौण और 3 मुख्य नियम बताए, तो इनमें से अपने को पूछा है गौण नियम है, गौण नियम है, तो इसमें आपको 2 तो मिलेंगे अपने जो मुख्य नियम है वो, और 1 मिलेगा जो गौण नियम है। अभ्यास का नियम तो आपको पता होना चाहिए, अभ्यास का नियम इन्होंने दूसरे नंबर पर बताया है। पहला नंबर इन्होंने बताया था तत्परता का, जैसे इन्होंने एक घोड़े का उदाहरण दिया था, घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो ऐसे इन्होंने तत्परता, अधिगम के लिए तत्परता बहुत जरूरी है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरे अभ्यास का नियम, अभ्यास में अभ्यास और अनाभ्यास होता है, जैसे अपन किसी चीज़ को करते जाएंगे तो उसे अपन जल्दी सीख जाएंगे, और उसको अपन अगर बीच में छोड़ देते हैं तो उसको अपन भूल जाते हैं, वो चीज़ अपनी विस्मृति में चली जाती है। इसके आधार पर इन्होंने तीसरा बताया था प्रभाव का नियम। इन्होंने तीसरा क्या बताया था? प्रभाव का नियम। तो ये इनके मुख्य नियम हो गए। इन्होंने 5 गौण नियम बताए थे, इसमें से कौन सा गौण नियम?
तो अपने से कौन सा पूछ रहा है, गौण नियम इसमें से पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। मनोवृत्ति का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये इनके गौण नियम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कौन सी पुस्तक नहीं है सोच एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई। कौन सी पुस्तक नहीं है सोच जिसने सोच एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई है। मेंटल ऑफ एप्स, आउटलाइन साइकोलॉजी, तो ये अपना पहले एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, आउटलाइन साइकोलॉजी में ये CH हल की है, ये किसकी है, CH हल की है। प्रोडक्शन थिंकिंग और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो इसमें प्रसिद्धि किसने दिलाई है, कौन सी पुस्तक नहीं है, अपने से पूछ रहे नहीं है, जिसने गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रसिद्धि नहीं दिलाई है। तो कौन सी नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा, ए ऑप्शन, मेंटल ऑफ एप्स, इन्होंने नहीं दिलाई है। तो आप बाकी 3 है वो इससे जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अभिक्रमित अधिगम, जहां प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, उसे क्या कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन, जो मैंने आपको पहले एक जो अपना 8वां टेस्ट था उसमें आपको क्वेश्चन दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है उसके प्रवर्तक का नाम मैंने पूछा था, और इसके आधार पर मैंने ये भी पूछा था कि ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो शायद अभी तक उसका जवाब नहीं आया मेरे पास, मैं आज वापस वही क्वेश्चन दे रही हूँ, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है और इसका विकास किसने किया था, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभिक्रमित अधिगम, जहाँ प्रत्येक अधिगमकर्ता एक रास्ते का अनुसरण करके सीखता है। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, रेखीय शाखीय अवरोह अधिगम, कौन सा आएगा। 10वें क्वेश्चन में है, अभिक्रमित जो अनुदेशन है उसमें अधिगमकर्ता है वो एक ही रास्ते का अनुसरण करता है, तो वो कौन सा आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में आता है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। रॉबर्ट गेने का जो सिद्धांत है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो रॉबर्ट गेने के अनुसार जो कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। अंतर्दृष्टि, संकेत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, कौन सा नहीं है इसमें, रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्दृष्टि अधिगम कोई नहीं होता, सिर्फ ये सिद्धांत दिया था जो गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था, इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक कौन है। श्रृंखला एक चैन के रूप में जो अपन अधिगम करते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास पढ़ी, फिर सेकंड पढ़ी, फिर थर्ड पढ़ी, एक श्रृंखला बन गई। अगर अपन इसको प्रतिपादित करने के बारे में पूछते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, श्रृंखला अधिगम का, तो ये टोलमैन ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, रॉबर्ट गेने ने किया था, या फिर ब्रूनर ने किया था। किसने इसका प्रतिपादन किया था, तो आपको पता होना चाहिए श्रृंखला अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया था, रॉबर्ट गेने के द्वारा ये दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के कर्मिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुबंधित जो उद्दीपक होता है और अनुबंधित जो अनुक्रिया होती है उसके बीच जो कर्मिक ठहराव होता है उसका वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुनर्बलन, अनुसूची, दंड, शेपिंग या निरूपण और विलोप, किसका अध्ययन इसमें किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए निरूपण और शेपिंग इसमें आंसर आएगा। सी ऑप्शन, ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको इसमें ज़्यादा वो होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, BF स्किनर है। कौन है, BF स्किनर। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अधिगम है, तो अपने पूछ रहे अधिगम कौन सा है। अधिगम के बारे में पूछ रहा है, सत्य असत्य कथन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो अधिगम है। शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता, भावनाओं से बहुत मामूली संबंध होता है, शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है, या शिक्षार्थी की भावनाओं से स्वतंत्र होता है। तो इसमें अधिगम का पूछ रहा है, अधिगम के लिए सत्य कथन कौन सा है, कौन सा इसमें होगा। अधिगम जो है इसके लिए अधिगम कौन सा है, सत्य कथन असत्य कथन कौन सा है। यानी इसमें अधिगम की जो डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा किससे बैठ रही है, कौन से ऑप्शन से बैठ रही है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन
सी, शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है। शिक्षक उसको कैसे सिखाता है और शिक्षार्थी उसे कैसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार अधिगम प्रभावित होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम है निर्भर करता है। अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर, छात्र की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्रियों के उपयोग पर, या उपयुक्त सभी पर। किस पर करता है अच्छा अधिगम? शिक्षक पर। सही है, शिक्षक पर भी करता है, क्योंकि शिक्षक को उसके बारे में कितनी पकड़ है अपने सब्जेक्ट की, कौन सी विधियों द्वारा वो पढ़ाया जा रहा है, तो ये उसमें आ गया। दूसरे, छात्रीय सक्रिय, जब तक छात्र सक्रिय नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता, तो अधिगम निर्भर करता है छात्र की सक्रियता पर। उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्रियों, सही है, काठिन्य निवारण के लिए अपन बहुत सी सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन से पूछ रहे हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? बच्चे की आर्थिक स्थिति? नहीं। बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि? हो सकता है। शिक्षक की शैली, अधिगम की शैली? हो सकता है। बच्चे का परीक्षा परिणाम? ये भी हो सकता है। तो अपने से सिर्फ साइकोलॉजी में ये पूछता है कि सत्य, जो अपने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनमें से अपने को ये देखना है क्वेश्चन के ज़्यादा सबसे अटैच में आंसर कौन सा है, वो अपना यहाँ पे सही करना है। जैसे अभी 3 ऑप्शन, अब इसको तो देखते काट दिया अपन ने, बचे अपने पास 3 ऑप्शन में अपने को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा इसमें बैठ रहा है। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसका बहुत कम महत्व होता है, लेकिन और बच्चे का परीक्षा परिणाम, इसका भी बहुत कम महत्व होता है। इसलिए अधिगम की शैली, कौन सी शैली में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कठिन है, सरल है, लेकिन जो मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे को सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिगम उपयोगी सिद्धांत है। जो धीरे बच्चा सीखता है, जो धीरे अपने अंदर ग्रहण करता है अधिगम को, उसके लिए जो उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, या थ्रस्टन का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत आएगा? तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सी अनुक्रियाएं करते सही अनुक्रिया का चयन करके फिर सीखता है, तो वो कौन सा होता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अंतर्दृष्टि कैसी होती है? अंतर्दृष्टि कैसे होती है? सूझ कैसे होती है? इनसाइट कैसे होती है? इनसाइट कैसे होती है? बहुत से नाम है, किसी भी नाम से पूछ सकता है। इनसाइट कैसे होती है? अंतर्दृष्टि कैसी होती है? सूझ कैसी होती है? धीरे, आकस्मिक, निश्चित या अनिश्चित? सॉरी, निश्चित या यहाँ पे कर लेना अनिश्चित, कौन सी होती है? तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए, धीरे तो आएगी नहीं, निश्चित अनिश्चित भी नहीं होगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आकस्मिक होती है, अंतर्दृष्टि क्या होती है? आकस्मिक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बी एफ स्किनर के अधिगम में मूल किसे माना गया है? अधिगम का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसमें सबसे ज़्यादा जो मूल तत्व है उसको क्या माना गया? पुस्तक को माना गया, कार्य को माना गया, याचना को, या अभिप्रेरणा को? किसको माना गया है? तो आपको पता होना चाहिए, अधिगम जो सिद्धांत है उनमें अभिप्रेरणाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अपना लास्ट का क्वेश्चन आ रहा है, सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत की शिक्षा में क्या महत्व है? जो सूझ के द्वारा सीखा जाता है, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? रचनात्मकता के लिए उपदेय, कल्पना में वृद्धि, कठिन विषयों में उपयोगी, या सभी? कौन सा आएगा? तो रचनात्मक कार्यों में उपदेयता सही होता है, कल्पना में वृद्धि भी की जाती है, और कठिन विषयों में उपयोगी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए एक टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शोभा फिर से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं ये। जय श्री कृष्णा।